आज हम बात करेंगे उन काम के बारे में जो आपको फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से पहले-पहले कर लेनी चाहिए। वो एडजस्टमेंट्स जो आपको फाइनेंशियल ईयर अगर 25-26 में आप कर लेते हैं, तो आप अपना इनकम टैक्स, आप अपना जीएसटी और आप अपना काफ़ी हद तक स्टैट्यूटरी ऑडिट में होने वाली समस्याओं से बच सकते हैं। तो वो एडजस्टमेंट आपको कौन-कौन सी करनी है? 5 एडजस्टमेंट्स के बारे में आपको बताऊँगा। 5 जो लास्ट वाली जो 2 हैं, वो मैंने बहुत इंपोर्टेंट रखी हैं, तो मेक श्योर आप वीडियो को एंड तक देखें, समझें उन एडजस्टमेंट्स के बारे में जो आपको फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से पहले ही करनी है, यानी कि 31 मार्च 26 से पहले-पहले ही करनी है। आपके पास 1 महीने का टाइम है, सफिशिएंट टाइम है। आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, आप अपनी अकाउंटिंग में, टैली में, व्हाट जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे हैं, उसमें आप कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं उन एंट्रीज़, उन एडजस्टमेंट्स के बारे में, उन पॉइंट्स के बारे में जो आपको 31 मार्च 26 से पहले करने बहुत ज़रूरी है। तो चलिए समझते हैं, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप फालतू के झंझट से बचना चाहते हो ना कि यार बाद में इनकम टैक्स में डिफरेंस आ रहा है, 26 ईयर्स में डिफरेंस आ रहा है, बुक्स में डिफरेंस आ रहा है, तो मैं ये पॉइंट्स जो आपको बताने जा रहा हूँ, 5 पॉइंट्स, इन सभी पॉइंट्स को ध्यान से सुनिएगा। तो पॉइंट नंबर 1 है, जो आपको 31 मार्च 26 से पहले करके रखना है, बहुत ज़रूरी। आपकी जो बुक्स है, यानी कि जो आपने टैली, आपने जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे हैं, टैली यूज़ कर रहे हैं, मार्क यूज़ कर रहे हैं, व्हाटएवर, अगर आपकी बुक्स में आपको 3 टाइप के रिकन्सिलिएशन करने हैं यहाँ पर, जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको अभी। सबसे पहला रिकन्सिलिएशन आपको देखना है कि जो जीएसटीआर 3B में आईटीसी आ रहा है। आप बोलोगे यार 3B की रिटर्न तो 20 अप्रैल को जाएगी, ठीक है, 20 अप्रैल को जाएगी, लेकिन आपने परचेज़ तो करी है ना? आपने परचेज़ करी है, आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में परचेज़ आ रही होगी, तो आप उसको जितनी है बिफोर द टाइमिंग आपको मैच करके रख लेनी है 31 मार्च तक। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसमें ही बहुत डिफरेंस आते हैं, इसी की वजह से नोटिसेस आते हैं। हो सकता है आपकी किसी सप्लायर ने रिटर्न फाइल ना करी हो फरवरी की, आपको दिखेगा नहीं, आपकी बुक्स में है। हो सकता है कि आपकी बुक्स में नहीं है लेकिन रिटर्न फाइल करी हुई है, आपसे इनवॉइस मिस हो गया है। तो ये आपको 31 मार्च से पहले काम करके रख लेना है दोस्तों, वरना अदरवाइज़ जब ऑडिट होगा, कोई भी ऑडिट होगा, जीएसटी का ऑडिट होगा, सीए ऑडिट करने आएगा, या आप खुद भी कुछ रिकन्सिलिएशन बनाने बैठेंगे, आपका ओनर पूछेगा, या आप खुद ओनर हैं, आपको परेशानी समस्या होगी। दूसरा रिकन्सिलिएशन आपको जो करके रखना है वो जीएसटीआर 1, यानी कि जीएसटीआर 1 में जो सेल रिपोर्ट करी है आपने पूरे साल में, वो एक बार बुक्स के साथ जरूर मैच कर लेना अपनी। अदरवाइज होगा क्या कि बुक्स में तो दिखा रहा होगा 100 और आपने रिपोर्ट करे होंगे 90, या हो सकता है आपने गलती से ज़्यादा रिपोर्ट कर दिया हो। क्रेडिट नोट आपने जीएसटी रिटर्न में तो रिपोर्ट कर दिया, लेकिन अपनी बुक्स में ना रिकॉर्ड करा हो। तो ये रिकन्सिलिएशन 2 आप करके जरूर रख लीजिएगा फ्रॉम जीएसटी परस्पेक्टिव। अब दूसरा समस्या क्या आती है दोस्तों, एक रिकन्सिलिएशन और होता है जीएस 26 एस रिकन्सिलिएशन। 26 एस होता क्या है बेसिकली, टीडीएस रिफ्लेक्ट होता है, जिन-जिन पार्टीज़ ने, जिन-जिन आपके जो कस्टमर्स ने आपका टीडीएस काटा होता है, वो यहाँ पर दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है। 31 मार्च तक 26 एएस कंप्लीटली अपडेटेड नहीं होता है, वो 31 दिसंबर तक का ही आपको दिखाई देगा, यानी कि 31 दिसंबर तक जिन-जिन आपके कस्टमर्स ने अपने टीडीएस काट कर रिटर्न फाइल कर दी होगी, वो दिखाएगा वहाँ पर। लेकिन आप 31 दिसंबर तक का रिकन्सिलिएशन प्रॉपर्ली कर सकते हैं और अपने कस्टमर्स को रिमाइंडर भेज सकते हैं आफ्टर अप्रैल भी, कि आपका टीडीएस 26 एएस में नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये 3 रिकन्सिलिएशन मैंडेटरी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, करके आपको रखने चाहिए। दूसरा पॉइंट जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि एक जीएसटी में दोस्तों पॉइंट होता है 180 डेज का, यानी कि अगर आपने अपने वेंडर को 180 दिन के अंदर पेमेंट नहीं करी है, तो आपको अपना आईटीसी रिवर्स करना होता है अलोंग विद इंटरेस्ट। सेक्शन 16(2) है, उसमें हम ये चीज़ डिस्कस करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल आप लेके चलिए 31 मार्च 2026, यानी कि आपको पकड़ना है अक्टूबर 2025। अक्टूबर 2025 का कोई इनवॉइस है आपके सप्लायर का, और उसको आपने पेमेंट नहीं करी है 31 मार्च 26, यानी कि 180 दिन होने तक भी आपने पेमेंट नहीं करी है, तो आपको आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा अलोंग विद इंटरेस्ट। तो आप एक बार रिकन्सिलिएशन करके देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ऐसा तो कोई पॉइंट नहीं है जिसकी आपने सप्लायर की पेमेंट नहीं करी है और 180 दिन भी होने वाले हैं, यानी कि अक्टूबर 25 से पहले की ट्रांजैक्शन या अक्टूबर 25 की कोई ट्रांजैक्शन, यानी कि जहाँ पर 180 दिन खत्म हो रहे हैं फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। ये रिकन्सिलिएशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जीएसटी ऑडिट में यही पॉइंट सबसे ज़्यादा उठाया जा रहा है। अभी मैं रिसेंटली जीएसटी का ऑडिट करा रहा हूँ, दिल्ली में करा रहा हूँ इनफैक्ट। तो वहाँ पर इस पॉइंट को लेकर जीएसटी ऑफिसर ने बवाल मचाया हुआ है कि 180 दिन के अंदर पेमेंट नहीं है तो 50-60 लाख की डिमांड खड़ी कर रहे हैं। बट एनी विच आई एम जस्ट अपडेटिंग यू कि आप इसका ध्यान रखें और ये रिकन्सिलिएशन भी करके रखें। पॉइंट नंबर 3, अब इनकम टैक्स से कुछ बात कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 3 में दोस्तों क्या होगा, एडवांस टैक्स की पेमेंट होती है इनकम टैक्स में, जो 15 मार्च से पहले-पहले हो जाती है। ठीक है जी। अब आप 15 मार्च में क्या पे करेंगे, आपको देखना तो पड़ेगा कि मेरा 31 मार्च 2025 तक कितना प्रॉफिट आ रहा है। उसी के बेसिस पर आप टैक्स कंप्यूट करेंगे और उसी के बेसिस पर आप अपने एडवांस टैक्स की इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, जो 15 मार्च को ड्यू हो रही है। तो आप एक मोटा-मोटा अजम्पशन लेते हुए 31 मार्च की टर्नओवर फाइनलाइज़ करें, 31 मार्च का प्रॉफिट एस्टिमेट बेसिस पे फाइनलाइज़ करें और अपना एडवांस टैक्स को पे करें, अदरवाइज़ आपको इंटरेस्ट और पेनल्टी लगेगी। ये एडजस्टमेंट भी आपको करके रखनी है, एडवांस टैक्स की एंट्री आपको करके रखनी है, सो दैट कि जो एडवांस टैक्स आपने पे किया है उसका बेनिफिट आप ले सको जब आप अपनी आईटीआर फाइल करो। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब मैं 2 पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। पॉइंट नंबर 4,
दोस्तों क्या होता है, एक्सपेंसेस का प्रोविजन लेना बहुत जरूरी होता है। एक्सपेंसेस का प्रोविजन 31 मार्च 26 से पहले नहीं लोगे तो इनकम टैक्स में आपका प्रॉफिट ज्यादा बन जाएगा, और होगा क्या, इनकम टैक्स का लोड ज्यादा पड़ेगा। आप बोलोगे यार एक्सपेंसेस तो मैंने इनकर करे ही नहीं, एक्सपेंसेस तो मैं जो भी पेमेंट करनी है अप्रैल में करूंगा, तो एक्सपेंस का प्रोविजन कैसे लेके रख लो, तो लेना पड़ता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको प्रोविजन भी लेना पड़ता है। मान लीजिए सैलरी ड्यू हो गई है 31 मार्च 2026 को आपके एम्प्लॉइज की, लेकिन पे आप करेंगे इसको 3 अप्रैल को, 4 अप्रैल को, 7 अप्रैल को, 10 अप्रैल को, वट जो भी आपके अपने ऑफिस में चलता है, लेकिन आपको प्रोविजन 31 मार्च 26 में लेना पड़ेगा, एक्सपेंस बुक करना पड़ेगा एज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। सेम रेंट, रेंट भी 31 मार्च को ड्यू हो जाएगा, पे करना पड़ेगा आपको 10 तारीख के आसपास, 10 अप्रैल, 5 अप्रैल, वट जो भी आपका एग्रीमेंट में होगा। लेकिन एक्सपेंस आप बुक करके रखिएगा, अप्रैल में बुक मत कीजिएगा। जैसे ही अप्रैल में बुक करेंगे, अप्रैल में पेमेंट बुक कर लीजिएगा, लेकिन एक्सपेंस बुक आप 31 मार्च की डेट में या उससे पहले पहले ही करके रखिएगा। टीडीएस के प्रोविजन, मान लीजिए किसी सप्लायर को आपको पेमेंट करनी है, कोई सीए है, उसकी फीस पे करनी है, आपको पता है रेगुलरली इसके बिल आते हैं 50,000 60,000 के, तो उस पर टीडीएस लगता है 10% के हिसाब से। तो अब आपको वो टीडीएस का प्रोविजन भी करके रखना है 31 मार्च 26 से पहले, नहीं तो फिर प्रॉब्लम खड़ी होगी। एक्सपेंस जब आएगा अप्रैल मई में, अकाउंटिंग मिसमैच होगी, वो फिर कंफ्यूजन क्रिएट होगा अकाउंटिंग में भी। फिर ऑडिटर क्वेश्चन करेगा आपके ऊपर कि आपने ठीक से एंट्री नहीं करी। इलेक्ट्रिसिटी सेम लाइक रेंट, सेम ट्रीटमेंट इलेक्ट्रिसिटी का भी होगा। आपको पता होता है इलेक्ट्रिसिटी में कितना एक्सपेंसेस होगा। सेम प्रोफेशनल फीस बता चुका हूँ टीडीएस प्रोविजन में। अब आपको ध्यान का रखना है, जो एक्सपेंसेस आपको पता है रेकरिंग नेचर के हैं, और जो आउटस्टैंडिंग यानी कि जो ड्यू हो चुके हैं 31 मार्च 26 की डेट में, वो आपको बुक कर लेने हैं। चाहे आपने उनकी पेमेंट करी है नहीं करी है, इनवॉइस आया है नहीं आया है, उससे मतलब नहीं है, आपको पता है तो आपको बुक करके रखने हैं वो एक्सपेंसेस के प्रोविजन, काइंड ऑफ बना के रखना है। नहीं बनाओगे, ऑडिट में प्रॉब्लम आएगी, इनकम टैक्स ज़्यादा बनेगा, और स्टैट्यूटरी ऑडिटर भी क्वेश्चन कर सकता है। तो एज ए बिजनेस ओनर, एज ए अकाउंटेंट, आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, पॉइंट नंबर 5। अब मान लीजिए आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जहां पर आपको पता है कि मैं रेकरिंग बिलिंग करता हूं अपने कस्टमर को, रिटर्नशिप बिलिंग करता हूं। एग्जाम्पल के लिए रियल एस्टेट ले सकते हैं आप, एग्जाम्पल के लिए आप आयरन स्टील की ट्रेडिंग ले सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए आप कोई अपना सीए के, हम अकाउंटेंट हैं, प्रोफेशनल की सर्विस ले सकते हैं, जहाँ पे पता रहता है कि यार 31 मार्च को मेरा का सर्विस पूरी हो गई है, मैं 10 तारीख को बिल करूंगा, सेल का बिल करूंगा। तो अब आपको वहां पर अनबिल्ड रिवेन्यू बुक करना है। पीछे आपको मैंने बताया कि आपको एक्सपेंस बुक करना है, जहां पर आपको अनबिल्ड रिवेन्यू बुक करना है कि मेरा रिवेन्यू तो आ गया है, लेकिन मैंने अभी बिलिंग नहीं करी है, बन तो गया है। तो आपको अपनी सेल्स अगर कंफर्म है 31 मार्च 26 को कि मुझे बिल करना है अगले 15 दिन, 10 दिन, 20 दिन में, इनवॉइस मैं कर नहीं पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ एग्रीमेंट टर्म्स, तो आपने करना क्या है, 31 मार्च 26 से पहले पहले वो एडजस्टमेंट ले लेनी है अनबिल्ड की। अनबिल्ड की एडजस्टमेंट लेनी बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपको ट्रू पिक्चर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं दिखाई देगी। अनबिल्ड का इम्पैक्ट दोस्तों जीएसटी में नहीं आता है, बिकॉज इनवॉइस तो रेज हुआ ही नहीं है, तो जीएसटी में इम्पैक्ट नहीं आएगा। सिर्फ इनकम टैक्स में आपकी सेल बढ़कर आएगी, और आपको रेस्पेक्टिवली एडवांस टैक्स और इनकम टैक्स जो बनेगा वो आपको पे करना पड़ेगा। इसी तरीके से आप कुछ एडजस्टमेंट्स भी ले सकते हैं एक्सपेंसेस की, जो आपको लगता है कि आने वाले 2-3 महीने में होंगी, जिस सो दैट कि आपका इनकम टैक्स भी ना बने जब आप अपनी आईटीआर फाइल कर रहे हो, और जो आपने टीडीएस और एडवांस टैक्स एडिशनली पे किया है उसका आपको रिफंड मिल जाता है। तो आशा करता हूँ ये 5 पॉइंट्स आपको बहुत फायदेमंद सिद्ध होंगे, अच्छे लगे होंगे, समझ में आई होंगी कि ये पॉइंट्स मेरे लिए रेलिवेंट है, आपकी अकाउंटिंग में बहुत हेल्प करेंगे। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, और वीडियो जो अगली वीडियो लेकर आ रहा हूँ वो भी 31 मार्च की ही है। उसमें मैं जीएसटी और इनकम टैक्स के कुछ पॉइंट्स डिस्कस करूंगा, ये मेनली मैंने अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से डिस्कस किए थे। अगली वीडियो में कोशिश करता हूँ कि आपके साथ जीएसटी और इनकम टैक्स रिलेटेड कुछ पॉइंट्स डिस्कस करूँ, जो आपको 31 मार्च 25 से पहले पहले कंप्लायंस की कर लेनी चाहिए। अगर आप कमेंट करते हैं कि उस वीडियो को चाहते हैं, तो फिर बना के लाता हूँ वीडियो को आपके सामने। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।